हेलो गाइस, आप सभी को रैमो का नमस्कार। एसएससी सीजीएल 2017 मेंस मैथ्स पेपर डिस्कशन में आपका स्वागत है। और आज हम 9 मार्च 2018 शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस करेंगे। शिफ्ट 1 क्यों? क्योंकि 9 मार्च को 2 पेपर हुए थे, ठीक है। और पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50, इसके पहले हमने 4 पार्ट इस पेपर के कर रखे हैं। प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिन लोगों ने नहीं देखा उनको जरूर देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। मेरे बारे में थोड़ी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं और रेप्ट्रिक्स का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, जहाँ पर आप अपने फेलो एस्पिरेंट के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन कमेंट में भी मिल जाएगी। तो ये कस्टम इंट्रोडक्टरी मैसेज हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा है ना। बाकी पहले के 4 पार्ट में आपने कुछ अनकन्वेंशनल चीज़ें देखी, कुछ चीज़ें देखी कि कैसे चीज़ों को आसान बनाया जा सकता है थॉट प्रोसेस से। फॉर्मूले पे डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं चाहिए, कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेस नहीं चाहिए, फॉर्मूले नहीं चाहिए, थियरम बहुत बड़े बड़े नहीं चाहिए। तो बहुत बड़े बड़े थियरम अगर आप कहीं भी देख रहे हैं या उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको छोड़ दीजिए। एग्जाम में बहुत बेसिक फंडामेंटल आपका टेस्ट होने वाला है। देखो आप कितने ज्योमेट्री के क्वेश्चन है। मैंने अभी तक ये शायद 6वां पेपर सॉल्व कर रहा हूँ मैं मेंस का, मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जिसमें एक भी कॉम्प्लेक्स फंडामेंटल या कोई कॉम्प्लेक्स थियरम उन्होंने पूछा है ज्योमेट्री में, राइट। तो उस चक्कर में ना पढ़ो, आपकी बहुत बड़े बड़े थियरम पढ़ लोगे तो आप एग्जाम में अच्छा करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अननेसेसरी प्रोपेगेंडा है, उसमें मत पढ़िए, ठीक है। बेसिक्स पे काम करिए कि सिमिलैरिटी आती हो, थोड़ी थोड़ी चीजें आती हो, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। साथ में अगर ये वीडियो लेसन सीरीज आपको पसंद आ रही है, जो मुझे पता है पक्का आएगी, अगर आप सही से फॉलो कर रहे हैं तो आ रही होगी, तो शेयर करना भी ना भूलें। हर जगह जहां जहां आप इसको शेयर कर सकते हैं करें। यही हमारा एक मोटिवेशन है आपके लिए और कंटेंट बनाने का। तो जहां भी आप कर सकते हैं शेयरिंग इसकी करिए, बाकी लोगों को बताइए कि इस वीडियो लेसन सीरीज को फॉलो करें, उनको बहुत फायदा मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की और देखते हैं क्या चैलेंजेस हमारे सामने आज आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि एक कोन है जिसका रेडियस आपको दिया है 90 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया है 120 सेंटीमीटर, स्टैंड्स ऑन इस बेस। इट इज कट इनटू 3 पार्ट्स बाय 2 कट्स पैरेलल टू इट्स बेस such that the height of the 3 parts from top to bottom are in this ratio 1, 2, 3. What is the total surface area of the middle part? हिंदी में जो लोग समझते हैं उनको समझाता हूँ। ये कह रहा है कि एक 90 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 122 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु अपने आधार पर खड़ा है। इसे आधार के समांतर 2 कटाव से 3 भागों में इस प्रकार काटा जाता है कि तीनों भागों की ऊंचाई ऊपर से नीचे की ओर का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3। मध्य भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है? आसान सा सवाल है, आपको बहुत आसानी से कराऊंगा, लेकिन अच्छे से समझा के, क्योंकि इसमें जो कुछ मैं समझाने जा रहा हूं वो थोड़ा सा जो आप नहीं करते हो उस तरह से समझाऊंगा मैं। तो मैं कहीं ना कहीं ये कोन कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये कुछ कोन का बेस है जो आपको दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें कट लगाने हैं और पैरेलल टू बेस कट लगाना है, ऐसे और ऐसे करके। तो वो जरा कट लगाते हैं। मैं 3 डायमेंशनल फिगर को 2D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक कट कुछ यहाँ लगाएंगे, एक कट कुछ यहाँ लगाएंगे और कह रहा है कि ये जो हाइट्स का रेशियो है ना, ये प्रोवाइडेड है। अब ये हाइट्स का रेशियो क्या दिया हुआ है आपको? ये कह रहा है 1 है और ये बीच वाले पार्ट का ये आपका 2 है और नीचे वाले पार्ट का जो है टोटल कितना है 3 है। तो सबसे ऊपर वाले पार्ट का 1 हाइट होगा, तो बीच वाले का 2, तो नीचे वाले का 3। रेशियो के टर्म्स में दिया हुआ है। आप यूजुअली इसको मानते हो x 2x 3x और h 2h 3h, बट मैं इसको सीधे 1 2 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जरा एक चीज़ ये बताओ कि इसका रेडियस मुझे कितना दिया हुआ है? इसका रेडियस मुझे दिया हुआ है 90, है ना। और साथ में ये टोटल हाइट भी आपको प्रोवाइडेड है कि टोटल हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर्स। तो यानी आप चाहो तो ये 1 2 3 के रेशियो में इसकी हाइट्स भी निकाल सकते हो। अब देखिए आपको मैं जरा समझाना चाहता हूँ कि ये जो बीच वाला पोर्शन है ये कैसा दिखेगा, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं कोन फ्रस्ट्रम, है ना। कोन फ्रस्ट्रम है ये, और ये आपका कुछ ऐसा बनेगा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए कोन फ्रस्ट्रम जो है इसका आपको हाइट पता चल जाएगा यहाँ से आसानी से। ये हाइट आपको कैसे मिल जाएगी? ये आपको हो गए टोटल 6 पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स अगर आपका 120 के बराबर है तो 2 पार्ट कितना होगा 2 × 20, यानी आपका ये हाइट आपको मिल गया कि आपका 40 के बराबर है, ठीक है। अब इस फ्रस्ट्रम का आपको टोटल सरफेस एरिया जो है मिडिल पार्ट जो बोल रहे हैं ये इस तरह का फ्रस्ट्रम होगा, ये आपको निकालना है।
इसके लिए आपको पता है कि ये ऊपर वाली रेडियस और नीचे वाली रेडियस भी आपको चाहिए होती है, ठीक है। तो ये आपका एरिया निकल जाता है। अब ये कोई बड़ा काम नहीं है, देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपको पता है जब आप पैरेलल टू बेस कट करते हो कोन को तो सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं। आप कहोगे कि देखिए मैं ये सबसे छोटा वाला अगर देखूं तो सबसे छोटे वाला का जो हाइट है वो 1 है, सबसे छोटे वाला जो ऊपर एक ट्राइंगल के फॉर्म में दिखेगा, और सबसे बड़ा वाला जो आपको दिखेगा उसमें हाइट टोटल कितना आएगा, वो टोटल हाइट आपको करेस्पॉन्ड करेगा 6 को। देखो ये 6 को करेस्पॉन्ड कर रहा है, इतनी हाइट 1 को करेस्पॉन्ड करेगी, और अगर आप इसकी हाइट लिखते हो तो आपको 3 को करेस्पॉन्ड करेगी। तो देखिए हाइट का रेशियो अगर 1:6 आ रहा है सबसे छोटे वाले में और सबसे बड़े वाले में, तो रेडियस का रेशियो भी 1:6 होगा। तो ये अगर 90 रेडियस है सबसे बड़े वाले का, तो ये रेडियस क्या होगा 1/6 टाइम्स, जिसको आप बोलते हो कि ये 15 के बराबर होगा। ऐसे ही देखो इसको देखोगे अगर आप इस ट्राइंगल को, तो ये आप कहोगे इसका हाइट टोटल कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और इसका टोटल हाइट कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 1:2। तो यहाँ अगर रेडियस 90 है तो यहाँ ये 45 हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स में जो आपने पहले से ही पढ़ रखा है कि जो रेस्पेक्टिव साइड रेशियोज होते हैं बराबर होते हैं, वही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसमें हाइट आधी 3 और 6 तो रेडियस भी आधा। अब देखिए यहाँ पर ये फ्रस्टम है, फ्रस्टम की सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपके सामने लिख दी है कि भाई ये इसकी हाइट हो गई, ये इसका एरिया हो गया, और ये ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। फ्रस्टम का अगर फॉर्मूला पता है तो लगा दो, आंसर आ चुका होगा, उसमें कहीं कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए अगर आपको फ्रस्टम का फॉर्मूला नहीं भी पता है तो भी आप इसको लगा सकते हो, इसमें कोई चैलेंज आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। देखिए फ्रस्टम का जो एरिया निकलता है वो कैसे निकलता है, कोन को ही यूज करके सब्ट्रैक्ट करके उसका एक फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन आपको मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ कि अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से जरा, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आपको यहाँ पता लग गया कि जैसे रेस्पेक्टिव हाइट रेशियोज हैं वैसे ही रेस्पेक्टिव रेडियस रेशियो आने ही आने हैं। अगर मैं रेडियस का रेशियो की भी बात करूँ ना, जैसे यहाँ पर आपने लिखा कि हाइट 1 है, इसका हाइट 3 है, इसका हाइट 6 है, ऐसे इसका रेडियस भी क्या होगा 1, इसका 3 और इसका 6, ठीक है। मैं जरा एरिया लिखना चाहता हूं। अगर मैं एरिया लिखूं सबसे छोटे वाले का, तो आप कहोगे सबसे वाले का छोटे का एरिया लेंथ स्क्वायर को करेस्पॉन्ड करता है, 1 को करेस्पॉन्ड करेगा। फिर देखो हाइट, आपको पता है जब आप एक कोन का एरिया लिखने जाते हो तो कोन के एरिया में क्या आता है, आपको पता है πr/l आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कर्व्ड सरफेस एरिया की, है ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया πr/l करके आता है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। मैं यहाँ भी कर्व्ड सरफेस एरिया पे फोकस्ड हूं। तो अगर मैं πr/l के हिसाब से, L भी एक लेंथ कंपोनेंट है ना, 2 लेंथ कंपोनेंट का प्रोडक्ट है, ऐसे आप समझो। R और L क्या है, एक लेंथ कंपोनेंट दूसरा लेंथ कंपोनेंट। मैंने बताया कि यहाँ सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी है, तो हर एक लेंथ कंपोनेंट का रेशियो क्या होगा, सेम ही होगा। तो मैं उसको कह देता हूँ कि अगर हाइट 1 है, तो अगर मैं मानूं कि एरिया 1 को करेस्पॉन्ड कर रहा है सबसे छोटे वाले का, तो उससे बड़े वाले का इसकी हाइट ये 3 को करेस्पॉन्ड कर रही है, तो एरिया 9 को करेस्पॉन्ड करेगा। मैं बात कर रहा हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया की, और यहाँ पर ये टोटल कितना है 6, तो ये 36 को करेस्पॉन्ड करेगा। अब मैं अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एरिया लिखना चाहूँ, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एरिया लिखना चाहूँ, तो पार्ट 1 तो 1 ही रहेगा, पार्ट 2 क्या हो जाएगा 9 - 1, पूरा 9 है, 1 माइनस कर दो 8 आ जाएगा, और ये 36 माइनस ये 9 आपका, ठीक है, 36 में से पूरे में से ये माइनस कर दो, ये आपका आ गया 27। देखिए ये भी सवाल कई बार आ चुका है कि वो पूछते हैं कि इस 1:2:3 में अगर कट किया गया है हाइट में, तो आप बता दो कि रेस्पेक्टिव जो तीनों पार्ट हैं उनके कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो वो मैंने आपको लिख के दिखा दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो 1:8:27 होने वाला है, ठीक है। अब देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इसका मुझे एरिया चाहिए। अब देखो इसके एरिया के 2 कंपोनेंट है, एक तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है और एक आपका टॉप और बॉटम है। टॉप और बॉटम कैसे होंगे, सर्कल होंगे, तो सर्कल का एरिया तो आप आराम से लिख सकते हो। तो अब देखिए ये 1:8:27 जब आपने यहाँ लिखा, तो आपसे अब मैं पूछूंगा इसमें एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, साथ में क्या होगा टॉप और बॉटम का एरिया, तो टॉप एरिया होगा और बॉटम एरिया होगा। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहता हूं तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे लिखेंगे इसका, आपको पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया अगर इसका मुझे लिखना है, आप कहोगे टोटल जो है ना, टोटल 36, टोटल इसका क्या है 36 को करस्पॉन्ड कर रहा है। अगर टोटल 36 को करस्पॉन्ड कर रहा है यानी टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, आपको पता है टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, शंकु का, कोन का, आप कहते हो πr/l होता है। यहाँ पाई हो गया, r क्या हो गया 90, और l अगर लिखना है तो ये 90 है और ये 120 है, ये कितना हो जाएगा 150, ठीक है। 9, 12, 15 राइट एंगल ट्राइंगल होता है 150, तो ये करस्पॉन्ड करेगा किसको, ये टोटल सरफेस एरिया है, तो ये टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया 36 को करस्पॉन्ड करेगा। अब आपको पता है कि 36 इसको करस्पॉन्ड कर रहा है,
लेकिन मुझे जो एरिया बीच वाला चाहिए उसमें जो कर्व सरफेस एरिया वो 8 को करस्पॉन्ड करेगा। तो आप 8 यहाँ से निकाल सकते हो। आप पहले 4 निकाल लो, तो 4 निकालना है तो 9 से डिवाइड करोगे तो ये 10 हो जाएगा, और 4 के बाद डबल करोगे तो ये 10 आपका 20 हो जाएगा। 20 × 150 आपका हो गया 3000 पाई। देखिए फॉर्मूला लिख के मैं चाहता तो मैं इसको तुरंत लगा देता। मैं आपको एक अल्टरनेट थिंकिंग देना चाहता हूँ। मुझे आप फॉर्मूले से करोगे और मैं इससे इतना तेज कर दूंगा कि मुझे फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि फ्रस्टम का फॉर्मूला नहीं पता तो सवाल नहीं लगेगा। ठीक है, उतना ही तेज लगेगा, उससे ज्यादा तेज लग जाएगा। आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग बेहतर है कि भाई आप समझ पा रहे हो कि कर्व्ड सरफेस एरिया इस तरह से डिवाइड होगा, और इससे विजुअलाइजेशन भी बेहतर होता है, इससे विजुअलाइजेशन भी बेहतर होता है। ये निकल गया मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला। अब कर्व्ड सरफेस एरिया जैसे निकला 3000 पाई के बराबर है। अब देखिए टॉप बॉटम का एरिया मैं लिख रहा हूँ पाई × 15 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया टॉप और बॉटम का एरिया। तो यही तो आपसे पूछ रहे थे। अगर आप पाई कॉमन लेना चाहो तो आपको मिलेगा 3000 प्लस, अब जरा देखना, ये हो गया आपका 225, 45 का स्क्वायर कितना हो गया 2025, है ना, ये आपका हो गया 2050। सो पाई × 5250 आपका आ गया। अब देखिए इसमें आपको आंसर मार्क करना है, तो आंसर तो आप सीधे मार्क कर दो, इसको कैलकुलेट करने मत लग जाना, समय मत बर्बाद करना। पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है 3.14, तो 3.14 होता है। तो आप देखो जरा 5250 को 3 से आप मल्टीप्लाई करो तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 15750। इसके बाद 0.14 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इससे, 0.14 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी ना वो 525 से ज्यादा होगी, क्योंकि 0.1 से मल्टीप्लाई करते तो 525 आता, 0.2 से मल्टीप्लाई करते तो इसका डबल आता है 1050। ठीक है, यानी 500 से 1050 के बीच में कुछ ऐड करना है, तो आपकी जो वैल्यू होगी ना वो 16 से 17000 के बीच में होगी। एक ही ऑप्शन है, मार्क कर दो। ठीक है, तो देखिए अगर आपको फॉर्मूला रटा हुआ है तो आप फॉर्मूला लगा लो, मैं तो उसको लिखने की जरूरत महसूस ही नहीं कर रहा हूँ, वो आप आराम से कर लोगे, उसमें कोई रॉकेट साइंस का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं। आप तो फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लगा दो। मैं आपको कुछ अल्टरनेट विजुअलाइजेशन कराना चाहता था इस क्वेश्चन में, ताकि आप कम से कम ये भी सोचो कि यार मेंसुरेशन के सवाल में ऐसा नहीं कि सारे फॉर्मूले जानने, बेसिक फॉर्मूला था, फ्रस्टम नहीं भी आता है, मैं आपको बता रहा हूं, आप लगा लोगे, कोई जरूरत नहीं। अब मैं इसको अगर आपको समराइज करूं, एक क्वेश्चन कितना टाइम लेता, पहली बार आपको समझा रहा था कि एरिया किसको करेस्पॉन्ड करेगा, तो आपको टाइम लगा, समझ सकता हूं। लेकिन अगर आपने एक बार इसको समझ लिया, अगली बार अगर हाइट का रेशियो में बदल दूं और आपसे बोलूं कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे डिवाइड होगा, आपको समय लगेगा क्या? नहीं, यहां 1936 लिखने में टाइम लगेगा, आप बदल दो ये वैल्यूज, आप तुरंत लिख दोगे। ये भी लिख दोगे कि पार्ट वाइज एरिया किसको करेस्पॉन्ड करेगा। अब जो ये पूरा कोन है, इसका जो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया है पाई आर एल, वो किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है? टोटल 36 को। 36 मुझे मालूम है, 8 मैंने निकाल लिया, मुझे बीच वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया, टॉप बॉटम मैंने ऐड कर दिया, मुझे आंसर मिल गया। कितना आसान सवाल है भाई। तो ऐसा नहीं कि फ्रस्टम का फॉर्मूला जानने की जरूरत है। ठीक है, तो ये था मेरा आपके लिए रेमो मंत्रा कि आप थोड़ा विजुअलाइज करिए ना क्वेश्चन को। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि थोड़ा सा अल्टरनेट सोचना जरूरी है। अरे यार फॉर्मूला लगा के तो वो क्लास 10th वाला बच्चा भी कर लेता है ना क्वेश्चन, तो वो तो आपके अंदर स्किल है ही, उसमें कोई स्किल है क्या? उसको स्किल कहना भी गलत है, वो तो आता ही है कि फॉर्मूला है, वैल्यू ऐसे ऐसे रखा, हो गया। थोड़ा सा विजुअलाइज, है ना, ताकि थोड़ी एक अल्टरनेट अंडरस्टैंडिंग बने। मैं बता रहा हूँ उससे बहुत फायदा होता है, उससे आप थोड़ा विजुअलाइज करना सीखते हो, क्वेश्चन कैसे भी हो आप डरते नहीं हो, है ना, वो जरूरी है। तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करिए कि इस फ्रस्टम का एरिया मैंने कैसे निकाला है बिना फॉर्मूले यूज किए हुए। मजा आना चाहिए आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं, कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 594 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 1336.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताना है इसका हाइट क्या होगा सिलेंडर का। बहुत आसान है, देखिए 2 पाई आर एच आपको दिया है 594, साथ में आपको पाई आर स्क्वायर एच दिया है 1336.5। यहां से आप दोनों को डिवाइड कर लो, दूसरे को पहले से r/2 मिलेगा, ये मिलेगा 1336.5 डिवाइडेड बाई 594। अब देखिए यहां से r की जो वैल्यू होगी फिर आपका हो जाएगा 2673 डिवाइडेड बाई 594, और ये वैल्यू आपकी होगी, इसका हम ले जाएंगे 5 टाइम्स पहले, तो 5 टाइम्स हो जाएगा 2970 और 673 का जो डिफरेंस है वो आपका 297 है, 0.5 टाइम्स 4.5। ठीक है, तो ये 4.5 इसका डिवीजन होगा। ठीक है, मैं जो प्रोसेस कर रहा था वो मैं बोल के बता भी रहा था, इसलिए मैं थोड़ा स्लो था। अगर मैं बोल के आपको बता नहीं रहा होता तो शायद मैं बहुत तेज किया होता और ऑलमोस्ट इंस्टेंटली मैं लिख पाता कि ये 4.5 है कुछ सेकेंड्स में। ठीक है,
तो ये क्या किया मैंने, देखिए मैंने सिंपल सा ये किया कि मुझे देख के पता चल रहा था कि ये नंबर लगभग 5 के आसपास है, ठीक है, 4 से 5 के बीच में, वो तो दिख रहा है साफ साफ। अब 4 से 5 के अगर बीच में है तो मैंने वही सिंपल सा किया कि 5 टाइम्स गया मैं, तो किसी भी नंबर का 5 टाइम्स क्या होता है 10/2, तो ये हो गया 2970। अब इस नंबर को आप कंपेयर करो, इनका डिफरेंस देखो कितना है, इसका डिफरेंस आप 673 है यहाँ पर 970, इनका जो डिफरेंस है ये 297 है, ठीक है। तो ये 297 इस बेस का क्या है 0.5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स माइनस 0.5 टाइम्स, एक्चुअली 5 टाइम्स गए तो आगे निकल गए, 0.5 टाइम्स कम कर दो तो ये वैल्यू 4.5 आ गई। इस तरह से क्विकली आपकी वैल्यू निकल आएगी आर की। अब अगर आर की वैल्यू आपको मिल चुकी है तो अब मुझे क्या निकालना है, ठीक है, अब मुझे निकालना है सिंपली कि यहाँ पर हाइट की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू क्या है। तो बहुत आसान है, देखो आप ऐसे कर लो 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू आपको दी है 4.5 और इंटू एच इज इक्वल टू 594, ठीक है। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ना, मुझे पता है ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है, मुझे पहले ही मालूम है। कैसे पता है आपको समझाता हूँ। पाई की वैल्यू 3.14 के आसपास होती है, आपको पता है। ये 4.5 इंटू 2 कितना हो गया 9 हो गया, 9 इंटू 3 पॉइंट समथिंग कितना हो गया, 9 इंटू 3 पॉइंट समथिंग 27-28 के आसपास हो गया। अब इसको h से गुणा ऐसा करना है कि मैं 600 के आसपास पहुंच जाऊं। भाई अगर आपके पास 28 भी होगा ना और आपको जाना है 600 के पास, तो 20 तो प्लस जाना पड़ेगा भाई, 20 प्लस जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब वैल्यू 20 से बड़ी होने वाली है जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो अब 20 से कितनी बड़ी है, क्या वो 25 तक जा पाओगे आप? मैं तो वो भी कैलकुलेट कर चुका हूं कि ये भी नहीं हो सकता है, 21 ही पॉसिबल है, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि आप देखो 3.14 में अगर 9 का हमने गुणा किया तो आप देखो ये 1.26 देता है, तो ये 28.26 है इंटू एच कितना लें कि ये मिल जाए। आप कहोगे इसको 25 के आसपास ले सकते हैं क्या? हो कहेगा नहीं भाई, क्योंकि ये 1/4 के आसपास होता है। 25 को अगर सिंप्लीफाई करके लिखें 100/4 लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड करोगे तो 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। नहीं चाहिए हमें 6 के आसपास चाहिए, 21 ही आंसर होगा। तो मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूं, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं कि आप पाई को 22/7 ना लिखें, बिल्कुल लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप पाई को 22/7 लिख के सॉल्व कर लो, एच की वैल्यू वहां से भी आएगी। पर मेरा ये बिलीफ है कि मैं ऑप्शंस का इस्तेमाल करके जब कैलकुलेट करता हूं तो मैं चीजें मेंटली करता हूं। मतलब मैं इस इक्वेशन को देखने के बाद मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में कुछ लिखने वाला नहीं हूं। जैसे 4.5 आया मैं डायरेक्टली आंसर मार्क करूंगा 21, थोड़े सेकंड्स लगेंगे विजुलाइज करने में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। कह रहा है कि एक हॉलो सिलेंडर इज मेड अप ऑफ मेटल, the difference between the outer and inner curved surface area of this cylinder is 352 centimeter square. Height of the cylinder is 28 centimeter. If the total surface area of this hollow cylinder is 2640 centimeter square, then what are the inner and outer radius? ठीक है, धातु का एक खोखला बेलन बनाया गया है। बेलन के वाय तथा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य 352 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंतर है। बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। यदि इस खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्या क्या है? बहुत आसान सवाल है। पहले आपको बता देते हैं कि क्या बात कर रहा है भाई। ये बात इसकी कर रहा है ये कि ये हो गया आपका एक हॉलो सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आउटर सरफेस अभी क्रिएट किया है। अब मैं जरा इनर वाला बना दूं। तो इनर वाला सरफेस आपका हो गया कुछ ऐसा, ऐसे बन गया। इसका रेडियस आपको दे रहा है स्मॉल आर। तो देखो पहली जो इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत ध्यान सवाल समझना है। यहाँ पर पहली इन्फॉर्मेशन दिया है डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। बहुत ध्यान समझना, कुछ बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ थोड़ी देर में आपको। तो डिफरेंस अगर निकालने जाओगे आउटर का तो आपको मिलेगा 2 पाई आर इंटू एच और 2 पाई आर इंटू एच। अंदर वाले का है डिफरेंस निकालना है, तो ये हो गया 2 पाई एच इंटू आर माइनस आर। ये वैल्यू आपको दी है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, ये दी वैल्यू। तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे दिया उठा के। अब इसमें आप आगे बढ़ते गए, आपने यहाँ पर h की वैल्यू रखी 28, 2 को 2 रखा, पाई को आपने रखा 22/7 इंटू आर माइनस आर इज इक्वल टू 352 हुआ। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 4 आ गया, 4 इंटू 2 आपका 8 आ गया, 8 इंटू 22 आपका आ गया 176 इंटू आर माइनस आर। ये आपका आ गया 352, आर माइनस आर आपका कितना आ गया 2। और आप थोड़ा सा खुश होते हैं, आधा खुश, क्योंकि आधी इक्वेशन तो मिली ना आपको कि आर माइनस आर 2 के बराबर है। अगली इक्वेशन यूज करके आर प्लस आर निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। पर ये ना समय की है घोर बर्बादी, ठीक है। आप लोग मुझे कई बार बहुत क्रिटिसाइज करते हो, कई लोग कहते हैं कि आप इतना ऑप्शन का यूज क्यों करते हो? सर बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा, आप क्लास 10th की तरह सॉल्व करते रह जाओगे।
ये करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप जरा ऑप्शन ध्यान से देखो, सब में डिफरेंस 2 दिया हुआ है। सब में डिफरेंस अगर 2 दिया हुआ था तो क्या इसको निकालने की जरूरत थी? आपने अगर ये सीधा आइडेंटिफाई किया होता कि कर्व्ड सरफेस एरिया के डिफरेंस की बात कर रहा है तो उसमें केवल r माइनस आर निकलने वाला है, क्योंकि 2πh तो दोनों में आता है। r माइनस आर निकाल के क्या करोगे जब सब में 2 दिया है? 2 ही आना है। समय की घोर बर्बादी ना करें, ये आज का आपका रेमो मंत्र है। यही चीजें आपको कोई नहीं सिखाता है, ठीक है? इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी सवाल बिना ऑप्शन के मत करिए। अगर आप बिना ऑप्शन के प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये डायमेंशन आप बिल्कुल नहीं देख रहे हो, ठीक है? ये अप्रोच बहुत जरूरी है जानना कि भाई एग्जाम में ऑप्शंस आएंगे, तो एग्जाम में अगर ऑप्शंस आएंगे तो उनके इस्तेमाल से क्या फायदा हो सकता है, मैंने आपको दिखा दिया। आपको पता है इस क्वेश्चन में अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, ये वाली ना, तो भी ये क्वेश्चन लग जाता। बाकी दुनिया के लिए ये क्वेश्चन गलत होता, लेकिन मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन लग जाता अगर आप ऑप्शन को यूज करते कि 2 का डिफरेंस तो दिया ही हुआ है, नहीं डिफरेंस 2 का ही होगा, तो ये ना भी देते तो भी क्वेश्चन हो जाता, ठीक है? लेकिन ये दे के, खैर ये एग्जामिनर को भी नहीं पता है कि हम लोग ऐसा कुछ करते हैं उनके साथ, तो उन्होंने जानबूझ के ये दिया हुआ था, ठीक है? उन्हें नहीं पता कि हम लोग ऐसा ऑप्शन देख के पता कर लेते हैं कि डिफरेंस 2 का ही होगा, ठीक है? एनीवेज चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब ये वैल्यू दी है कि टोटल सरफेस एरिया। आपको अगर टोटल सरफेस एरिया पता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, उम्मीद करता हूँ आपको पता होना चाहिए, ये होता है 2πr1 माइनस r2 इंटू ये r1 प्लस r2, यहाँ r1 माइनस r2 प्लस h आपका होता है। ये वैल्यू आपको दी है 2640। अब देखो आप, ये जो वैल्यू है ना आपकी यहाँ पर r1 माइनस r2, ये आपको मालूम चल गई कितनी? 2। यहाँ पर ये वैल्यू आपको पता है कि आपकी है कितनी? 28। r1 प्लस r2 अब आपको पता करना है, और वो यहाँ आराम से पता हो जाएगा। कैसे? आप जरा ध्यान से देखना, ये आपको दिया है 2π। तो आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ से इसको इतना ही देख के आंसर आ चुका है। कैसे? ध्यान से देखना, ये जो ब्रैकेट है, ये जो सम आपको दे रहा है 30, तो अगर मुझे यहाँ पर 2π दिया हुआ है और ये पाई की वैल्यू मुझे पता है 22/7 है, मुझे इंटीजर लाना है यहाँ पर, तो अगर इंटीजर लाना है तो ये वैल्यू अगर 7 का मल्टीपल हो जाए, क्योंकि 0 तो अंत में आ ही रहा है, 0 तो अंत में आ ही रहा है, ये वाला 0। अब अगर मुझे इंटीजर लाना है तो ये पाई का 22/7 का इससे मल्टीपल ना इंटीजर देना चाहिए मुझे, वरना नहीं आएगा इंटीजर, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो ये मुझे चाहिए इंटीजर। अब ये इंटीजर के लिए इसका जो सम होना चाहिए वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, जो कि केवल चौथे ऑप्शन में है। हो गया आंसर, पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, इसका करेक्ट होना इसकी मजबूरी है, हमारी गलती नहीं है इसमें, ठीक है? आपको अगर डबल वेरीफाई करना तो कर लो, यहाँ 14 रख दो सम, ये आपका 7 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 224, ये आपका आ गया 88 इंटू 30, आप निकाल लो ये क्या आएगा 2640, 2400 प्लस 240 2640। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको मंत्र दिया है बहुत काम का है, कि कई बार क्या होता है जोश में होश खो देते हो आप, ठीक है? और जो समय की घोर बर्बादी आप करते हो ना कि पूछो नहीं। कई लोग कहते हैं ऐसा टॉन्ट मत मारा करिए, जरूरी है ये, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ऑप्शन देखना क्यों जरूरी है। तो अगर आपको मेरी अप्रोच पे भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि मैं क्यों ऑप्शन बार बार देखता हूँ, ये उसका एक सॉलिड प्रूफ है कि ट्रेडिशनल चीजें जान जान के बैठे रह जाओगे, जहां नहीं निकालना होगा वहां भी निकाल लो। तो मैं भी ट्रेडिशनली सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने नया यहाँ पर, लेकिन मैंने नया किया, मैंने ऑप्शन यूज करके ये बता दिया कि ये करना ही नहीं था, इस इंफॉर्मेशन का कोई काम नहीं मेरे लिए, ठीक है? इसका यूज करके आंसर आ जाएगा। और यहाँ भी मैंने बता दिया कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी अगर आपको ये एक्सप्रेशन आपके दिमाग में है, ओरली कर दोगे यार, पेन नहीं उठाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि एक सॉलिड मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, इसको मेल्ट करके कोन बनाया गया है 1.75 सेंटीमीटर रेडियस का और 3.5 सेंटीमीटर हाइट का, तो कितने कोन बन जाएंगे? देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, और क्वेश्चन पढ़ के मैंने खत्म किया तो मेरे दिमाग में आंसर आ चुका है कि इसका आंसर क्या है, 2⁻10 जो होता है 1024, ठीक है? तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ट्रेडिशनली कैसे करना होता है इसको, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और भी चीज़ें हैं जिसको आप सोच के इसको ऐसे डायरेक्टली कर सकते थे, कुछ भी नहीं सोचना था। एक तो सिंपल सा तरीका जो आप लोग लगाते हो वो कहते हो आप ये 4/3 पाई r³ होगा इज इक्वल टू, कोन की बात कर रहा है तो 1/3 पाई r² h बनेगा, इंटू x, कितने नंबर कितने कोन, तो x इंटू एक का वॉल्यूम लिख लो 1/3 इंटू पाई इंटू r² आपका कितना हो गया 1.75 का होल स्क्वायर इंटू h, ये आपका हो गया 3.5। तो आप जरा देखते हैं क्या बचा है यहाँ पर आपका,
ये आपका हो गया x इंटू ये वैल्यू देखो 1.75 को देखो, ये आपका है 14/8 का होल स्क्वायर हो गया, ये आपका है 14/4, तो मैं इसको 14/4 लिख देता हूँ। यहाँ पर आपका आ गया 4 इंटू 14 क्यूब, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ 14 क्यूब है, यहाँ 14 स्क्वायर इंटू 14 है, ये भी गया। x की वैल्यू जरा ध्यान से देखना कितनी आ रही है, 4 इंटू 8 स्क्वायर इंटू 4, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखो, ये क्या है, ये 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 2 क्यूब, तो कितना बन रहा है ये अल्टीमेटली 2 की पावर 10, यहाँ से बनेगा 2 की पावर 4 और यहाँ 2 की पावर 6, जो कि होता है 1024, इसलिए आंसर मार्क कर दिया। ऐसे आप सोच सकते हो, ठीक है। मैं जैसा कैसे सोचता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ बेसिक जो तरीका होता है इन सब चीज़ों को समझने का थोड़ा बेहतर, वो यहाँ आप केवल मैथमेटिकल काम कर रहे हो, है ना। मैथमेटिकल के अलावा भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन में। देखिए मैथमेटिकली अगर आप इसको ना देखें, आप कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करें, एक बार आप जरा क्यूब और जो आपका ये स्फीयर है इसके जो वॉल्यूम के एक्सप्रेशन है इनको जरा ध्यान से देखते हैं। आप कहोगे क्यूब में आता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, और यहाँ क्या आता है, सॉरी स्फीयर में आता है, और यहाँ आपका कोन में आता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब जरा देखना कि अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम में तो कांस्टेंट टर्म को जरा देखो, पाई कोई मतलब नहीं, हम ये तो पता करना चाहते हैं कि इसका कितना गुना ये होगा या इससे हम कितना ये बना सकते हैं। तो पाई का रोल कभी नहीं आने वाला, 3 का कोई रोल नहीं आने वाला। यानी अगर कुछ काम की चीज़ आपको दिखी तो यहाँ दिखा 4r क्यूब और यहाँ पर आपको दिखा r स्क्वायर और h, ठीक है, ये काम की चीज़ देखिए। अब मैं फिर से कंपैरिजन करा रहा हूँ, मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ 4r स्क्वायर इंटू r और r स्क्वायर इंटू h, ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रेडियस का क्यूब है, यहाँ रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट है। अब जरा ध्यान से देखना, ये मैं इससे कंपेयर करूंगा और ये मैं इससे कंपेयर करूंगा, ठीक है, क्या क्या होगा आप जरा ध्यान से देखना। अब आप कहोगे कि देखो आपके पास अगर इस तरह का कोई सामग्री है, मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम करता हूं कि रेडियस और हाइट मान लिया बराबर होते हैं। ये चीज आप जरा ध्यान रखना कि अगर कोन का रेडियस और जो स्फीयर का रेडियस है वो दोनों आपस में लेट से बराबर है और हाइट भी उतनी ही है जितना रेडियस है स्फीयर का, ठीक, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा वो 4:1 होगा। ये आपके काम की चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है, कि कोई भी अगर स्फीयर है उसका जो रेडियस है और एक कोन है उसका जो रेडियस है और हाइट है वो दोनों उसके रेडियस के बराबर हो जाए स्फीयर के, तो उनका वॉल्यूम रेशियो 4:1 होता है। यानी एक स्फीयर से आप उस तरह के 4 कोन बना सकते हो, ठीक। बस इसके बाद देखना क्वेश्चन कैसे होगा। तो एक चीज़ तो मुझे मालूम ही है, पहली चीज़ कि अगर सब बराबर मान के चलता मैं तो मेरे पास 4 कोन तो बनते ही बनते एक स्फीयर से। अब जरा देखना रेडियस बराबर नहीं है, रेडियस इन्होंने कहा कि भाई ये रेडियस जो है 1.75 है, यानी रेडियस को आपने 1/8 कर दिया। मतलब इसको अगर हम कंपेयर करें तो आप कहोगे इसमें ये वैल्यू 1/8 हो गई है, 1/8 हो गई है, लेकिन स्क्वायर टर्म है ये r स्क्वायर 1/8 हुई है। तो आपको पता है वॉल्यूम कंपोनेंट में या हम उसकी बात कर रहे हैं कि अगर ये वैल्यू 1/8 है और हमें अल्टीमेटली पता है कि दोनों को बराबर करना है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, स्क्वायर है 64 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखना ये रेडियस करेस्पॉन्ड कर रहा है साइड को, ये 3.5 हो गया, 14 से 3.5 हो गया, 1/4 हो गया यानी इंटू 4 हो गया। बस ये वैल्यू आपकी कितनी है 2 to the power 10 जो कि 1024 है। तो मैं जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था तो ऐसे ही डायरेक्टली मैंने मार्क किया था क्योंकि मुझे ये रिलेशनशिप पता है, ठीक है। तो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर हो जाएगी। आप अभी मैं वही कर रहा हूँ कि देश में कौन पढ़ाता है ऐसे, कोई इस पे किसी को नहीं पढ़ी हुई है ना, ठीक है। तो लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपको फायदा होगा कि कैसे ये चीज़ें थोड़ा क्विक हो सकती हैं। मतलब फॉर्मूला लगा के मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे ये ज़्यादा तेजी हो सकता है क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा आपका, ये इमीडिएटली हो जाएगा आपका, है ना। आप मेंटली कर पाओगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि ये मेटालिक हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील, द टोटल स्टील यूज्ड इन मेकिंग बाउल इज 342 पाई सेंटीमीटर क्यूब, द बाउल कैन होल्ड 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब वाटर, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द बाउल एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द आउटर साइड। कह रहा है इस्पात से धातु का एक अर्धगोलाकार कटोरा बनाया गया है, कटोरे को बनाने में कुल 342 पाई सेंटीमीटर क्यूब इस्पात का प्रयोग किया गया है, कटोरा में 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब जल आ सकता है, कटोरे की मोटाई तथा बाहरी सतह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। समझते हैं जरा क्या कह रहा है। कह रहा है देखो ये हेमिस्फेरिकल बाउल की बात कर रहा है और कुछ इस तरह की कहानी है क्योंकि इसमें थोड़ा थिकनेस की भी बात कर रही है
और ये कह रहा है कि जो टोटल स्टील का इस्तेमाल हुआ है वो इतना हुआ है, 342 पाई सेंटीमीटर क्यूब का इस्तेमाल हुआ है इसको बनाने में, हेमिस्फेरिकल बाउल को। और क्या कह रहा है कि द बाउल कैन होल्ड 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब वाटर। ठीक है, तो यानी इतना ये वाटर होल्ड कर सकता है। आप जरा बताओ ये वाटर होल्ड करने वाली कहानी क्या है। देखिए वाटर जो होल्ड होगा वो, चूंकि ये अगर थिकनेस है तो ये तो सॉलिड पोर्शन हो गया है ना, यहाँ वाटर नहीं आने वाला। वाटर यहाँ आएगा जो अंदर ओपन पोर्शन है अंदर वाले में। तो यानी जो, अगर मैं इस हेमिस्फीयर की बात करूं, इसमें जो इन्होंने इस तरह का बनाया हुआ है, तो इसमें कितना ये होल्ड कर रहा है ये हमें कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है पहले तो स्टील कितना यूज़ हुआ पहले तो हम ये जरा समझते हैं। स्टील जो यूज़ हुआ है वो आप कहोगे 2/3, ये जो भी वॉल्यूम है इसका सॉलिड वाले पोर्शन का वो निकालते हैं, 2/3 पाई लिख दिया मैंने, इनटू ये r³ बाहर वाले का रेडियस, r³ अंदर वाले का रेडियस, ये वैल्यू आपकी है 342 पाई। पाई पाई तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये वैल्यू आपकी 2 है, इसको आपने डिवाइड किया तो ये आपको मिल गया 171। ठीक है, अब r³ माइनस r³ वो जरा ध्यान से लिख रहा हूँ, इसको डिवाइड करो आप, मल्टीप्लाई करो 3 को उधर से, तो ये मिला 513। अब जरा मैं कुछ करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मुझे पता है अगर मैं 8 का क्यूब लिखता हूँ तो 512 मिलता है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा 8³ तो नहीं होगा, मतलब जो बड़ा वाला r मैं खोज रहा हूँ वो 8³ तो नहीं है। ठीक है, मैं पूछूंगा 9³ है क्या, आप कहोगे हाँ। ठीक है, वो 9³ है। तो अगर मैंने उसको 9³ बोला तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, ऑटोमेटिकली 6³ होगी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस फिर आप देखोगे तभी ये 513 मिलेगा। ये 9³ हुआ तो ये 729 है, आपको मालूम है। अब 729 में जब आप 216 माइनस करोगे ना तब आपको ये मिलता है, तो आपको ये वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली मिल गई कि ये 6³ हो गया। तो बाहर वाले का रेडियस कितना है, 9, यही पूछ रहे हैं ना, बाहरी सतह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, सॉरी, और कटोरी की मोटाई पूछ रहे हैं। तो डिफरेंस देखो, आप मोटाई की बात कर रहे हैं ना, तो 9 और 6 का डिफरेंस कितना होगा, 3 और 3, लेकिन 2 ऑप्शन में है। अब बाहर वाले का सरफेस एरिया भी पूछ रहा है। ठीक है, वही तो पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठीय यानी कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है। आपको पता है पूरे स्फीयर का 4πr² होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया केवल पूछ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये 2πr² हो जाएगा इसके केस में। ठीक है, तो 2πr² आप लिखोगे, यहाँ पर r की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9, 9² आप करोगे कितना हो गया, 9² आपका आ गया 81 इंटू 2, 162 और 3 आ गया। देखिए मैंने इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं। ऑल्दो वो दिया हुआ है, किस लिए दिया हुआ है कि आप इसकी रेडियस नहीं, देखो आइडियली क्या होता है, 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 वेरिएबल चाहिए होते हैं ना, 2 वेरिएबल इक्वेशन चाहिए 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। लेकिन आपको मैंने थोड़ा इंटेलिजेंट बना दिया है भाई, 2 क्यूब का डिफरेंस अगर 513 दिया हुआ है तो आई कैन डू इट एंड राइट। ठीक है, तो उसको इस्तेमाल करोगे तो इसका इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, बट एनीवेज अगर आप करना चाहते हो तो आप कर लो, आप लिख लो 2/3 πr³, क्योंकि जितना पानी होल्ड हो रहा है वो केवल छोटे वाले हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। ये 144 पाई के बराबर कर लो आप। यहाँ से आप देख सकते हो ना, ये वैल्यू आपकी हो गई 72, r³ की वैल्यू आप निकालोगे तो 72 इंटू 3 आ जाएगी। तो यहाँ से आप निकाल लो, ये आपकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 216, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, तो r की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। तो मतलब मुश्किल नहीं है, ये ऐसे भी आराम से निकल जाएगा। ठीक है, बट आपको जो समझ में आए वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर ये आता, फिर आप यहाँ रखते तो फिर r की वैल्यू निकलती, मैंने आपको डायरेक्ट निकाल के बता दिया। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 46 की, देयर इज अ बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप, स्मॉलेस्ट side of the box is 20 centimeter and the largest side is 40 centimeter. Which of the following can be, very important word, volume of the box? घनाभ आकार का एक बक्सा है, बक्से की सबसे छोटी भुजा 20 सेंटीमीटर की है, सबसे बड़ी भुजा 40 सेंटीमीटर की है। निम्नलिखित में से बक्से का आयतन क्या हो सकता है? तो चलिए करते हैं इसको। बहुत आसान सवाल है और बिल्कुल मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 18,000 है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। आसान है, मतलब ऐसे ही करना है, देखा और लगाया, बस थोड़ा समझाता हूँ। देखिए इसमें 2 साइड आपको दी हुई है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। 3 साइड होते हैं लेकिन घनाभ में, तो 20 इंटू 40 इंटू थर्ड साइड को मैं x बोल रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं है। अब जरा x के बारे में सोचता हूँ मैं, x को क्या मैं 19 ले सकता हूँ? आप कहोगे नहीं ले सकते हो, क्योंकि मिनिमम 20 दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट साइड 20 से कम नहीं हो सकती, यानी x की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 20 है। फिर मैं कहूँगा कि अच्छा, फिर मैं x को बढ़ाने जा रहा हूँ, मैंने कहा कि 29 ले सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल ले सकते हो।
मैं कहूँगा कि अच्छा एक काम करो 41 ले सकता हूँ, आप कहोगे नहीं 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 41 अगर ले लिया तो लॉन्गेस्ट साइड 41 होगी, जो कि गलत है क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड क्या दिया हुआ है, लार्जेस्ट साइड 40 ही होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम इसके बराबर हो सकता है थर्ड साइड। अब आप जरा वॉल्यूम देखना, ये 16,000 आ गया, ये वैल्यू देखना ये 32,000 आ गया, यानी ये मिनिमम वॉल्यूम पॉसिबल है और ये मैक्सिमम वॉल्यूम पॉसिबल है, इसी के बीच में वैल्यू होनी चाहिए सर। अब इसके बीच में अगर वैल्यू होनी चाहिए तो आप बता दो क्या होगी, एक ही वैल्यू है 18,000, वही करेक्ट होना उसकी मजबूरी है, ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आप ऐसे लगा सकते हो, इस तरह से विजुअलाइज करके। ज़्यादा टेंशन नहीं, कई लोग कहते हैं सवाल समझ में नहीं आएगा, कैन बी कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोचना है, सोचने पे अगर आप जोर दोगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है सवाल, बहुत आसान हो जाएगा आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पिरामिड है जिसका बेस क्या है, स्क्वायर बेस है, और उसका साइड क्या है, 8 सेंटीमीटर है। इफ द हाइट ऑफ द पिरामिड इज 16 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए क्या है ना कि ये बहुत ही आसान सवाल है। मतलब मैं आपको बताऊं कि जब मैंने इसको पढ़ना यहाँ खत्म किया है तो मैं जानता हूं इसका आंसर क्या हो सकता है, पहला हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरी आदत है ऑप्शन देखने की। जिनकी ऑप्शन देखने की आदत नहीं है उनकी मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं ऑप्शन देखो यार। ऑप्शन क्यों नहीं देखते हो आप लोग? ठीक है, अब देखिए मैंने कैसे सोचा ये मैं आपको बताता हूं कि पहले ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। देखिए जब ये बात कर रहे हैं कि एक पिरामिड है और उस पिरामिड में एक तो कह रहे हैं कि आपके पास स्क्वायर बेस है और साथ में पिरामिड है, तो पिरामिड आपको पता है कि पॉइंटेड पीक होता है पिरामिड का, ऐसे टॉप होता है। तो जब टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे पिरामिड में तो क्या होगा सर, एक तो ये बेस वाला एरिया तो आएगा ही आएगा 64, ठीक है, प्लस ये जो 4 साइड और दिख रही हैं उनका एरिया भी ऐड हो जाएगा। ठीक, और 4 में से किसी एक का निकाल लो, 4 गुना कर लो, राइट। अब जैसे ही मैंने ये देखा मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई कि ये और ये नहीं हो सकते ऑप्शन। क्यों? क्योंकि भाई इसी का एरिया क्या है 64 प्लस समथिंग, तो जो इंटीजर पार्ट है वो मुझे 64 पहले ही दिख गया। इंटीजर की बात मैं कर रहा हूं कि जो रूट वाले पार्ट है वो तो थर्ड पार्ट है, इंटीजर पार्ट तो 64 प्लस आना ही आना है। अब देखो इसमें ये केवल पहले और तीसरे में था। ठीक, अब जरा एक चीज और मुझे बता दो, वो पूछने जा रहा हूं कि जो रूट का टर्म आने वाला है वो क्या आने वाला है, क्या √3 आने वाला है? आपको मैं समझाता हूं। देखिए ये वैल्यू आपकी 16 दी हुई है, ऊपर से नीचे तक की हाइट आपको क्या दी हुई है, 16 दी हुई है। ठीक है, ये आपको 16 दी हुई है, और ये जब इसको आप मिलाओगे ना, किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो ये ऐसे मान लिया मिलाया आपने यहाँ पर ऐसे, तो ये वैल्यू आपको मिलती है 4 और ये वैल्यू आपको दी है 16। अब इसको जरा आप ज्वाइन कर दो, ऐसे इसको आप ज्वाइन करोगे तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा है कि एक मैं आपको पहले ही बता चुका कि कोई भी ट्राइंगल है उसमें अगर कुछ तरह के नंबर्स बड़े बड़े दिए उनको छोटा कर लो, बाद में करेक्ट कर लो। तो अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर लो तो आपको ये मिल जाएगा 4 और 1, और 4 और 1 आपको अगर जैसे ही दिखा, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, इसका अगर हमने इसको स्क्वायर करके रूट लिया और कोई रूट में टर्म बचने वाला है, एक आपने इवन नंबर लिया, एक आपने ऑड नंबर लिया है, ठीक है, आपको यहाँ √3 नहीं मिलने वाला है, राइट। यहाँ √3 नहीं मिलने वाला है, यहाँ √17 का टर्म मुझे साफ साफ यहीं दिख रहा है। आप थोड़ा सा रोक भी नहीं पाओगे, आपको दिख जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो √17 का भी टर्म आना है, ये हो गया। तो अगर आपने या तो यही देख लिया होता कि √17 का टर्म आने वाला है, अगर आपने विजुअलाइज किया होता तो आपको कुछ भी नहीं सोचना था, इवन 64 के बारे में नहीं सोचना पड़ता, ऐसे भी लगा सकते थे। आपको जो समझ में आए वो करो, लेकिन मेरा ये कहना है कि मानता हूं कि आपको फॉर्मूला रटा हुआ है, उसके बावजूद भी बहुत स्कोप है इंप्रूवमेंट का। मैं इसलिए बोलता हूँ क्लास 10th के बच्चों की तरह क्वेश्चन मत करो, थोड़ा सा अगर कोशिश करोगे ना तो आपका लेवल अपने आप ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ किताबों में नहीं दी गई, किताबों में सिर्फ फॉर्मूला लिखा होता है और उस पर वैल्यू उठा के रख देते हैं। मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ, इंटीजर होगा प्लस रूट होगा, कुछ ऐसा सोचो। ऑब्जेक्टिव पेपर है, 10th बोर्ड के एग्जाम की तैयारी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो बिना ऑप्शन के ना तो क्वेश्चन लगाना ही छोड़ दो, मत करना, कह देना ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ गलत बात नहीं है, इसमें ऐसा नहीं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है इसलिए ऐसा कर रहे हो। भाई जिस रेस को दौड़ना है उसी रेस की तैयारी कर रहे हैं, किसी और रेस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। रख लो यार, थीटा की वैल्यू रख लो 45 डिग्री, ठीक है, वरना फॉर्मूला वॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। चलो ऐसे ही करते हैं, थीटा को 45 रखते हैं, तो ये हो गया 2 × 1 - 1/2 हो गया आपका ये,
कोसेक स्क्वायर थीटा आपका सीधे √2 हो जाएगा, तो √2 × 2 आपका ये 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये तो 1 × 2 हो जाएगा, यहाँ -1 आ गया। ठीक है, और जैसे ही आपने इसको रखा, अब आप देखो वैल्यू क्या आ रही है आपकी, है ना, आपकी वैल्यू क्या आ रही है, आपकी ये वैल्यू तो 1/2 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर आपका हो गया 2/2 - 1 बराबर 0, यानी 0 आना चाहिए ऑप्शन में। आप देखो कहाँ थीटा 45 रखने पे 0 आ रहा है, cos 90 0 होता है, तो ये हो गया आपका cos 90 0 होता है ना, तो डी ऑप्शन cos 2 थीटा इसका करेक्ट होगा। बाकी आप एक्सप्रेशन को भी कन्वर्ट करके देख लो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, अब इस बड़े से एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं ना, बाकी वरना कॉस साइन कौन करेगा, तो चलो वैल्यू रखते हैं। अब जरा ऑप्शन को अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पर, तो tan A cot A दोनों के एक्सप्रेशन दिए होंगे, राइट, तो 45 डिग्री रखना तो घातक है। आप एक काम करो ना, 30 डिग्री रखते हैं, ठीक है, 30 डिग्री में डिफरेंशिएट हो जाएंगे सारे ऑप्शन, क्योंकि अगर 30 डिग्री लिया तो ऑप्शन फिर मैच नहीं कर सकते हैं, सारे डिफरेंशिएट हो जाएंगे, मार्क कर लेंगे। तो cos 2A निकाला, cos 2A देखो cos 60 डिग्री आपका हो गया 1/2 प्लस 2 cos स्क्वायर है, cos 30 तो √3/2 होगा ना यहाँ पर, तो √3 का स्क्वायर वो 3 हो जाएगा, और तो 3/4 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/2 बचेगा, -2 × cos 2A, ये 1/2 हो गया cos 60, और ये वैल्यू आपकी आ रही है cos A आपकी हो गई √3/2, है ना। डिनोमिनेटर में जब हम जाएंगे तो फिर से बात कर रहा है sin 2A की, sin 2A आपका हो जाएगा √3/2 sin 60 माइनस sin स्क्वायर है 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 × √3/2। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखो कि जो आपका न्यूमरेटर है उसमें आपका ये क्या बन रहा है, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये √3/2 बचा, ये आपका जोड़ लो तो ये 2 हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी जो बच रही है √3/4, √3/2 इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा √3/4। न्यूमरेटर आपका बच रहा है 2 - √3/2 डिवाइडेड बाई √3/4। अच्छा, तो देखिए अब अगर हमने 30 डिग्री माना था तो जो वैल्यू आनी चाहिए तो 1/√3 टाइप कुछ ऐसा आना चाहिए ना, 1/√3, 2/√3 या 2√3, पर यहाँ पर आप देखो ये सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये कुछ भी ऐसा नहीं देने वाला है। ठीक है, तो ये एसएससी की नादानी का परिणाम है वैल्यू रख के कि इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो अब कुछ भी गलती हो सकती है, तो ऑप्शन सही नहीं दिया उन्होंने या सवाल सही से नहीं बनाया। अब इसमें आपको पीएचडी एग्जाम में नहीं करनी है, हमने वैल्यू रखी तो हमें मैच करता हुआ कुछ मिलना चाहिए था, ठीक है, नहीं मिला तो इसका मतलब क्या 4 ऑप्शन गलत है भाई, एक थीटा की वैल्यू पे कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है मुझे, तो ये ऑप्शन ये क्वेश्चन गलत है, या तो क्वेश्चन का एक्सप्रेशन गलत हो सकता है या फिर ऑप्शंस में भी गलतियां हो सकती हैं, कुल मिला के ये क्वेश्चन गलत है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगा के आगे बढ़ जाएं, ये ना सोचे कि सही सवाल क्या होगा, वो बाद में करना आप, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन 50 कह रहा है कि cos 15 डिग्री माइनस cos 165 डिग्री, देखिए ये cos 15 डिग्री है, ये भी आपका प्लस cos 15 डिग्री हो जाएगा, क्यों भाई, cos 180 - 15 है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, माइनस साइन एक और लगा दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये भी cos 15 होगा, तो अल्टीमेटली मुझे निकालना है 2 cos 15 डिग्री, जो कैसे निकालोगे, ये ट्राइंगल जरा नहीं ध्यान है तो ध्यान कर लो, 15, 75, 90 का ट्राइंगल होता है, इसमें 15 के अपोजिट √3 - 1, 75 के अपोजिट √3 + 1, और यहाँ आता है 2√2, यहाँ से आप cos 15 निकाल लो, cos 15 आपका क्या हो जाएगा, बेस 2 × √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है, ये कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 + 1 बाई √2, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, आसानी से हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा, और सारे क्वेश्चंस मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे। जो हम अगर मेंसुरेशन की बात करें तो वो कैलकुलेटिव था, मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश करी कि कहाँ पर आप समय बचा सकते हो, जो जितना कैलकुलेटिव आपको लगता है उतना होता नहीं है, ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे, मैंने टाइम लेके इसलिए आपको समझाया है कि आपको कम से कम ये चीज़ें ना समझ में आनी चाहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, एप्ट्रिक्स का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और बाकी मैं आपको नए नए वीडियो देता रहूँगा। एन्जॉय, हैव ए ग्रेट टाइम, बाय बाय, थैंक यू।